नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, जो कि हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज की। आज का हमारा है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। क्वेश्चन संख्या 1, एलन के शिक्षण कौशल संबंधी क्या विचार है? तो दोस्तों एलन ने शिक्षण कौशल के विषय में अपने विचार देते हुए कहा, क्या कहा था? विभिन्न प्रतिनिधि अध्यापन कौशल की पहचान और इन छोटे छोटे कौशलों पर अध्यापक प्रशिक्षण में ध्यान व समय देने से अध्यापक केवल उन्हीं कौशलों का नहीं बल्कि साधारण शिक्षा योग्यता का भी विकास करता है। किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था एलन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राउन के अनुसार शिक्षण क्या है? ब्राउन ने अपने विचार देते हुए कहा था, क्या कहा था दोस्तों? शिक्षण बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना तथा प्रतिफल देना, पुनर्बलन देने तथा अन्य क्रिया करना है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये ब्राउन के अनुसार है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है? तो दोस्तों यह किया जा सकता है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है शिक्षा का लघु रूप। ठीक है, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसके जन्मदाता कौन है? एलन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षण कौशल से क्या आप समझते हैं? तो दोस्तों शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। क्या कहलाता है? शिक्षण कौशल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे हों? तो दोस्तों कैसे प्रश्न होने चाहिए? प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए, प्रश्न स्तरानुकूल हो मतलब स्तर के अनुसार हो, प्रश्नों में विविधता व बोधगम्य हो, प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में हो। यह प्रश्न कौशल के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कोल्विन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा था? तो दोस्तों कोल्विन ने क्या कहा था? प्रश्न सबसे ज़्यादा उत्तेजक है, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्रों को ज्ञान आसानी से प्रदान किया जा सकता है तथा शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी शिक्षक का सफलता उसके भली भांति प्रश्न पूछने की क्षमता पर योग्यता निर्भर करते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रायबर्न का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन है? तो दोस्तों उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना एक नए शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता और एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो सबसे अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है रेमंड के अनुसार? एक शिक्षक हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है? तो दोस्तों पार्कर का कहना है प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। किसने कहा था दोस्तों? पार्कर ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी? तो दोस्तों वुडवर्थ ने क्या कहा था? किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसे वर्तमान व्यवहार एवं अनुभव को जो कुछ भी सीख सकते हैं वे भिन्नता स्थापित करते हैं, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था वुडवर्थ ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी? तो दोस्तों बर्नहटे ने क्या कहा था? सीखना व्यक्ति के कार्यों में से एक स्थायी परिवर्तन लाना है जो निश्चित परिस्थिति में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है। यह किसने कहा था दोस्तों? यह बर्नहटे ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गेट्स के अनुसार सीखना क्या है? तो दोस्तों गेट्स की एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा, क्या लिखा था? अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। किसने कहा था? गेट्स ने कहा था
कहाँ कहा था? अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह दोस्तों किसने कहा था? यह कहा था एच.एल. किसगले ने। किसने कहा था? एच.एल. किसगले ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के अग्रवत सोपान है। कौन कौन से सोपान है दोस्तों? देखते हैं। पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण। पहला क्या है? पूर्व तैयारी, ठीक है। उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए। सहायक सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण या सूचीकरण। अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ लिखिए। तो उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलता को जानकर शिक्षा का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उसकी कठिनाई, दुर्बलता तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने को दूषित प्रभाव को नष्ट करना चाहिए और सुधार किया जाना चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन सी शिक्षण विधि है खेल पर आधारित? देखिए, खेल विधि होती है, ठीक है, किंडरगार्टन विधि होती है, मॉन्टेसरी विधि होती है, और कौन सी होती है? प्रोजेक्ट विधि होती है, और लास्ट में कौन सी है? डाल्टन विधि। ये किस पर आधारित है? ये सभी दोस्तों किस पर आधारित हैं? ये है खेल पर आधारित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों के उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं? विशिष्ट से समान की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये क्या है? शिक्षण के उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशा है? तो दोस्तों शिक्षण से स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जॉन गई के अनुसार श्रव्य दृश्य उपकरण क्या है? तो दोस्तों श्रव्य दृश्य उपकरण किसे कहते हैं? समस्त श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण स्वयं साध्य नहीं है वरन सिखाने के साधन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इन्हें बहु ज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है एग्डर टेल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मैकनॉन एवं रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा? तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा था? श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे सहायक साधन है जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उनमें सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। किसने कहा था? मैकनॉन एवं रॉबर्ट्स ने। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो दोस्तों बालक ने जो कुछ सीख लिया है वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अध्यापन आदेशात्मक न होकर के निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन से क्या आशा है? तो दोस्तों शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उसकी समस्या समाधान करनी चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी दोस्तों बातें हैं? शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर के सिखाने की क्रिया पर जोर देना चाहिए, ठीक है। रट्टू तोता नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना चाहिए। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो दोस्तों कौन कौन से 2 लाभ हैं? शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षक को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि के अनुकूल बनाता है। अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। क्या बनाता है? शिक्षण सूत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो दोस्तों कौन कौन से 2 लाभ हैं? इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। इस विधि में छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है। कौन सी विधि से? प्रश्नोत्तर विधि से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। काठिन्य निवारण किस विधि
किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है। तो दोस्तों काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान, शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी शब्द या कथन की सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभव भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्रियापरक विधि से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों बताइए दोस्तों क्या तात्पर्य है। क्रियापरक विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, क्रियापरक विधि का। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, देखिए गीता कविता है, कहानी चित्रण है, खेल है, अभिनय नाटक है, भ्रमण है, पहेली है, वार्तालाप और पर्यावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं का उपयोग। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।